रात के लगभग 2 बज चुके हैं। लग रहा है कि चलिए एक बड़ा बेहतरीन टॉपिक मेरे दिमाग में आया और हमने तुरंत फटाफट 5 मिनट्स का एक व्यवस्था सोच लिया। हो सकता है कि पढ़ाने के क्रम में 5 मिनट से अधिक लग जाए, तो निश्चित रूप से भागिएगा नहीं। ये चैप्टर कंटेंट के मामले में सबसे जबरदस्त होने वाला है और अब हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अंत तक अगर वीडियो आप देखते हैं तो निश्चित तौर पर एग्जामिनेशन में आपका सवाल छूटने का सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए टाइम को पाबंद में ना रखते हुए, क्योंकि 5 मिनट का हम एपिसोड लेंगे तो जल्दबाजी में करेंगे तो हो सकता है ये सवाल छूट जाए। तो एक एपिसोड आपके लिए हो सकता है जीवनदायी बन जाए और किसी एग्जामिनेशन में सीधा सीधा क्वेश्चन आपका लड़ेगा, तब तो आपको महसूस होगा कि कंटेंट में दम होना चाहिए, तभी यूट्यूब पर पताका लहर सकता है। और वापसी करके पताका लहराने आए हैं तो आपको रूबरू और आपको मेरे साथ बने रहना है और इस चैनल को एग्जाम प्रहार ब्रह्मास्त्र जो चैनल है एग्जाम प्रहार, इसे आगे के एपिसोड में आपको पहुंचाना है। यह आपका दायित्व बनता है। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, अगर आपका एप्रिसिएशन इस तरह से लगातार मिलता रहा तो हम इसी तरह से लगातार प्रचंड प्रहार करते जाएंगे। तो चलिए अब कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, काम शुरू करते हैं। एपिसोड का नाम है फटाफट 5 मिनट्स। नाम तो फटाफट 5 मिनट से हो सकता है टाइम ज्यादा लगेगा। एपिसोड नंबर 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये अब जारी रहेगा, प्रचंड प्रहार अब जारी रहेगा। देखिए, हम आज का टॉपिक जो बता रहे हैं, आज का जो टॉपिक है वो शिक्षा जगत में कि प्राचीन भारतीय काल से आधुनिक भारतीय इतिहास में शिक्षा का कैसा डेवलपमेंट हुआ, किस तरह से आगे बढ़ा है। तो देखिएगा जरा ध्यान से कि प्राचीन काल में सबसे पहले हमारे यहां भारत में शिक्षा के विकास के चरण को देखते हैं। आपको पता है कि हम लोग के यहाँ आश्रम व्यवस्था था, हम लोग के यहाँ बौद्ध मठ था, ये सब पता ही आप लोग को होगा। हम लोग के यहाँ गुरुकुल था, ये सब सिस्टम था। साथ ही साथ उस प्राचीन शिक्षा केंद्र में तक्षशिला, नालंदा, विक्रम विश्वविद्यालय, विक्रमशिला और वल्लभी जो गुजरात में है, ये काफी फेमस रहा। अगर हम आप बात करें तक्षशिला का, तो पूरे विश्व में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय के तौर पर तक्षशिला को माना जाता है। ये वही तक्षशिला है जहां विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य ने शिक्षा ग्रहण की और शिक्षा ग्रहण करके वहां अध्यापन का भी काम किए। ये बहुत बड़ा सवाल बनता है कि तक्षशिला जो है, वो तक्षशिला जो गांधार से रिलेटेड है, वो तक्षशिला काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। उसमें कहा जाता है कि कौटिल्य ने यहां पर शिक्षा ग्रहण भी किया, यानी विष्णुगुप्त यानी चाणक्य ने शिक्षा को ग्रहण किया और शिक्षा दिया भी। नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो कुमार गुप्त का नाम आता है इनके संस्थापक के तौर पर, लेकिन यही बात खत्म नहीं होती है। हर्ष ने लगभग 200 गांव दान में दिया था नालंदा विश्वविद्यालय का। इत्तेफाक से कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सेना नायक था बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया। अगर विक्रमशिला की बात करें तो विक्रमशिला के स्थापना का श्रेय धर्मपाल को जाता है और इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी ध्वस्त करने का श्रेय बख्तियार खिलजी को जाता है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेना नायक था। तो हम लोग इस तरह से बात कर सकते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास में इस तरह से हम लोग यहाँ शिक्षा जगत का सिस्टम शुरू हुआ। अब हम लोग दूसरे टॉपिक पर बात करते हैं। थोड़ा सा हम लोग पीछे की ओर आते हैं तो काम हो जाएगा। थोड़ा सा पीछे आते हैं, हल्का सा गलत एक स्टेप आ गया जिसके कारण हम लोग पीछे चले गए। चलिए अब बात करते हैं मध्यकालीन शिक्षा केंद्र के बारे में। मध्यकालीन शिक्षा केंद्र के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला हम लोग के पास टॉपिक आता है मदरसा। यानी मध्यकालीन इतिहास में मदरसा की बात करेंगे तो मदरसा में जो नाम आता है सामने बढ़कर के इल्तुतमिश का नाम आता है। यानी मदरसा को भारत में इंट्रोड्यूस करने का श्रेय यानी इल्तुतमिश को जाता है, जिन्होंने मदरसा को इंट्रोड्यूस किया। साथ ही साथ इन्होंने मुज्जिया और बलबन ने नासिरिया, ये दोनों तरह के मदरसा का निर्माण कराया था। साथ ही साथ इस मदरसा में इस्लामी कानून और धर्मशास्त्र के बारे में बताया गया है। अगर पूछा जाए कि वैश्विक स्तर पर पहला मदरसा के रूप में कहां पर स्थापित हुआ था, तो नाम था दारुल उलूम देवबंद, ये मदरसा के रूप में स्थापित था। अब चलते हम लोग नेक्स्ट एपिसोड की बात करते हैं, यानी स्टेप नंबर 3 का, फर्स्ट स्टेप पर आधुनिक भारतीय इतिहास में शिक्षा का। तो पहला स्टेप में वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम सबसे इंपॉर्टेंट आता है और यह भी आपको बता दें कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने भी मदरसा से संदर्भित कार्यों को किया था। साथ ही साथ इन्होंने मदरसा खुलवाया और फारसी एवं अरबी भाषा के अध्ययन के लिए इन्होंने बहुत सारे कार्यों को किया। ये थे वॉरेन हेस्टिंग्स। आधुनिक काल का शुरुआत हो चुका है। अब नेक्स्ट हम लोग काम करते हैं चौथे नंबर पर। बोलता है सेकंड स्टेप में भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन के लिए
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल सर विलियम जोन्स के द्वारा स्थापित किया गया था। तो कहा जाता है कि भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन के लिए इस तरह की स्थापना की गई ताकि शिक्षा के विकास के क्रम को जारी रखा जाए। अब नेक्स्ट पर आते हैं, थर्ड स्टेप में बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन के द्वारा किया जाता है और फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की जाती है। इस शिक्षा के विकास में एक परिवर्तन सिस्टम को आपको देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि 1813 में एक हम लोग के पास चार्टर एक्ट आता है और यह चार्टर एक्ट जो है शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए का अनुदान देता है। यह काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, यानी हम कह सकते हैं कि 1813 के चार्टर एक्ट में शिक्षा के विकास के लिए अंग्रेजों के द्वारा 1 लाख रुपए अनुदान की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, बोलता है आंग्ल प्राची यानी ओरिएंटलिस्ट इंग्लिश जो है वो किस तरह से शिक्षा के क्रम को आगे बढ़ाया। तो सबसे पहले जानिए, इसके अंतर्गत भी इसे विभिन्न चरणों में बांटा हमने डिफरेंट तरीके से इसको बांटा है ताकि आप चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएं। अब क्या है बात, तो सबसे पहले एक आप लोग जानते हैं अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत कहता है कि ऊपर के लोगों को यानी जो उच्च लोग हैं उसको शिक्षा दे दीजिए और वहां से अगर वो शिक्षित हो जाते हैं तो उसे छन छन करके जन सामान्य तक शिक्षा अपने आप चली आएगी। और ये कंसेप्ट को लाया था अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत के द्वारा। नेक्स्ट बोलता है कि अब क्या इसमें किया गया है, 1854 में यानी इसी अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत को आगे रेगुलेट करते हुए 1854 में वुड डिस्पैच आता है जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया है। इसी के अंतर्गत कलकत्ता, बंबई, मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना होती है और ये ईयर होता है 1857। अब क्रम जारी रहेगा। इस क्रम के बाद हंटर शिक्षा आयोग जो 1882 में आया डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में, जिसमें मुख्य बातें थी प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा तक सीमित, यानी कह सकते हैं कि ये सिर्फ और प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन की बात की, इससे आगे की बात नहीं की। इसमें 8 भारतीय सदस्य थे। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि 1882 का हंटर शिक्षा आयोग आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्लान हम लोग करते हैं, विश्वविद्यालय आयोग कर्जन के काल में हुआ था। पक्का कि कर्जन का काल समझ ही रहेंगे, वो काल जिसमें बंगाल में रिएक्शनरी व्यू चलना शुरू हो गया, बंगाल में विभाजन का स्वरूप देखने को मिला। तो इसमें टॉमस रेगल इसमें 2 सदस्य के रूप में शामिल थे, ये इंपॉर्टेंट है। सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरदास बनर्जी, ये दोनों इस रेले आयोग में शामिल थे। यानी विश्वविद्यालय टॉमस रेले जो बनाया था विश्वविद्यालय आयोग उसमें शामिल थे और ये ईयर था 1902 का मामला था। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए आगे का हम एपिसोड देखेंगे कि कैसे विकास हुआ। सैडलर आयोग की स्थापना होती है 1917 में। इसमें 2 भारतीय सदस्य थे, जियाउद्दीन अहमद और आशुतोष मुखर्जी। काफी बार सवाल पूछा गया है कि इसमें 2 सदस्य कौन थे, एक थे जियाउद्दीन अहमद और आशुतोष मुखर्जी। इसमें इंटर एवं उत्तर माध्यमिक परीक्षाओं को माध्यमिक परीक्षा से अलग करने की पेशकश की गई थी। निश्चित तौर पर आज जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आप देख रहे हैं 10+2+3, कहीं ना कहीं सैडलर आयोग उसको एसोसिएट करता है, उसको कोरिलेट करता है। इसी में विश्वविद्यालय अधिनियम का विरोध किया गया था और स्कूली शिक्षा 12 वर्ष और 10th और 12th के लिए, और साथ ही साथ इसमें 10+2+3 का कंसेप्ट रखा गया था जो आज की शिक्षा को कहीं ना कहीं आकर के रिजेंबल करता है, बराबर पे लाता है। नेक्स्ट हम लोग के पास बात है 1917 में आता है सैडलर आयोग। आपको पता है कि सैडलर आयोग यानी 1917 का जो सैडलर आयोग है, उस सैडलर आयोग के अंतर्गत जो विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय जाता है। 16 में बीएचयू की स्थापना हो जाती है और 17 में पटना विश्वविद्यालय और इसके साथ साथ मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाती है। नेक्स्ट पर हम लोग काम करते हैं, बोलता है हर्टोग समिति 1929 में। नाम जरूर सुना होगा फिलिप हर्टोग, जिन्होंने मैट्रिक परीक्षा पर विशेष रूप से बल दिया था। यानी हर्टोग कमिटी जो था वो कंप्लीटली फोकस किया था मैट्रिक परीक्षा पर। तो ये क्वेश्चन ध्यान देने वाली बात थी। साथ ही साथ शिक्षा की वर्धा योजना, निश्चित रूप से जब वर्धा योजना आएगा तो महात्मा गांधी का नाम आप हटा नहीं सकते हैं, और महात्मा गांधी का नाम लाएंगे तो हरिजन पत्रिका को जरूर सामने लाइएगा। तो आपको बता दें गांधी जी के हरिजन अंक से इन्होंने कहा था कि मातृभाषा में लगभग बच्चों को 7 साल तक अध्ययन करना जरूरी है। ये ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर मातृभाषा ही पता नहीं होगा तो बच्चों का जो शिक्षा का विकास होगा, जो शिक्षा का टेस्ट होगा, उसके अंदर नहीं आ पाएगा। अब यहां पर और भी बात करते हैं, सार्जेंट योजना 1944 में आया। इसमें खास तौर पर 6 से 11 वर्ष, कहीं ना कहीं लगता है कि मूल कर्तव्य का जो नैतिक कर्तव्य है वो कहीं ना कहीं इस बात में झलक देखने को मिलेगा। तो सार्जेंट योजना 1944
6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क योजना यानी निःशुल्क रूप से शिक्षा देने की बात की गई थी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, राधा कृष्णन आयोग फेमस क्वेश्चन है 1948, और यही 48 के अंतर्गत विश्वविद्यालय से संबंधित बात की गई थी और खासकर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना 1956 में इसी राधा कृष्णन आयोग की सिफारिश पर की गई थी। अब हम लोग एक बात करते हैं, इसमें से एक बात जो छूट गया है उस बात पर हम लोग थोड़ा चर्चा। राधा कृष्णन के बाद जो मामला था वो था एक था कोठारी आयोग, और ये कोठारी आयोग शिक्षा के सभी चीजों पर बेहतरीन रूप से काम किया, और ये ईयर था 1964 जो शिक्षा के विभिन्न आयामों पर बेहतरीन तरीके से काम किया। हो सकता है कि ये सारा डेटा आप लोग के लिए फायदेमंद होगा, तो बने रहिएगा और इस चैनल पर आप थोड़ा सा आप अपने पावर को लगाइए, थोड़ा एनर्जी लेवल लगाइए, क्योंकि हमारी री एंट्री हुई है पूरी ताजगी के साथ। क्योंकि हम रात में उठ करके ये सब सोच करके आप लोग के लिए बेहतर कंटेंट को ला रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपका अप्रिसिएशन हमारे लिए वरदान साबित होगा। जय हिंद, जय भारत।